शुरुआत करें। तो अगला जो है वो है टॉपिक आपका निजी और सार्वजनिक। निजी और सार्वजनिक संस्था। हिंदी में कहेंगे, सॉरी हिंदी में है निजी और सार्वजनिक संस्था, अंग्रेजी में प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो जानते हैं किसको निजी संस्था कहेंगे और किसको सार्वजनिक संस्था कहेंगे। चलिए आते हैं निजी संस्था। निजी का मतलब कहते ना यह हमारी निजी संपत्ति है, इस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। निजी संस्था उस संस्था को कहा जाएगा जिस संस्था पर मालिकाना हक किसी व्यक्ति या संस्था का हो तो उसे हम निजी स्वामित्व वाली कंपनी या संस्था कहकर संबोधित करते हैं। पुनः समझिएगा, निजी संस्था उस संस्था को कहा जाता है जिसका मालिकाना हक किसके पास हो, किसी निजी या खास व्यक्ति या संस्था के पास हो तो उसे हम निजी स्वामित्व वाली कंपनी कहकर संबोधित करते हैं। यहां पर मालिकाना हक का मतलब है ऐसे बोलचाल की भाषा में वो होगा 50 प्लस 1%। 50 प्लस 1% यहां मतलब 51% की बात। लेकिन दोस्त कभी कभार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि 50% या उससे एक अधिक 51% हमारे पास शेयर होगा तभी हम उस संस्था के मालिक होंगे, ऐसा नहीं है। यह हम आप बोलचाल में कह देते हैं कि कम से कम मालिकाना हक के लिए 51%। लेकिन अगर कंपनी स्थापित होती है और वह नॉर्म्स देता है, जैसे मान लीजिए हमने किसी कंपनी को स्थापित किया, मान लीजिए कोई संस्था है और संस्था का नाम है XYZ। यह संस्था है, इसके संस्थापक कौन हुए? हम फाउंडर हुए। हमने क्या किया कि 100% में केवल 20% अपने पास रखा। कितना रखा? अपने पास 20%। तो बाजार में कितना छोड़ा? 80%। तो वहां पर हम नोट करके अपने प्रोस्पेक्टस में या जो भी अमेंडमेंट बिल वाला होता है जहां पर पार्टनरशिप लोग हस्ताक्षर करते हैं वहां पर लिख दिया जाएगा कि किसी एक व्यक्ति या संस्था को हम 19% से अधिक शेयर इशू नहीं करेंगे, नहीं देंगे। समझिएगा, प्रारंभ में हमने क्या कहा कि निजी स्वामित्व वाली कंपनी उस कंपनी को कहा जाता है जिसमें मालिकाना हक किसी व्यक्ति या संस्था के पास हो, अर्थात 50 प्लस 1%। लेकिन किसी किसी संदर्भ में अपवाद जिसको कहते हैं, वहां पर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति, हम ही ने XYZ नाम की कंपनी स्थापित की, फाउंडर हमने क्या किया कि 20% शेयर अपने पास रखा और 80% शेयर बाजार में छोड़ दिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति 20 से अधिक शेयर खरीद लेगा और मालिकाना हक अपने पास ले लेगा। तो वहां पर हम क्या कहेंगे? वहां पर हम अपने प्रोस्पेक्टस में या पार्टनरशिप डीड में इस चीज को दर्शाएंगे कि भविष्य में या शेयर इशू होने पर कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति या एक नाम का व्यक्ति और संस्था को हम 20 या 19% से अधिक शेयर इशू नहीं करेंगे, तो उस संदर्भ में भी मालिकाना हक हो सकता है।
दूसरा है सार्वजनिक संस्था या सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कहते हैं ना, रेल एक सार्वजनिक संस्था है, मतलब सभी का उस पर क्या है, अधिकार है। तो सार्वजनिक संस्था उस संस्था को कहते हैं जिसका मालिकाना हक, और पुनः वही वाली बात 50+1%, यहां भी अपवाद यह हो सकता है। तो एक शब्द मालिकाना हक किसके पास हो, सरकार के पास उपलब्ध हो, तो उसे हम सार्वजनिक संस्था कहते हैं। जैसे यदि आप बैंक जाते होंगे, एनटीपीसी, गेल, बेल, तो वहां देखिएगा, लिखेगा भारत सरकार का उपक्रम, भारत सरकार का उपक्रम, तो उसको कहते हैं सार्वजनिक संस्था। तो मालिकाना हक के आधार पर स्वामित्व को दो वर्ग में, किस रूप में, निजी और सार्वजनिक संस्था के रूप में बांटा। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कंपनी को, जो हमने पीछे ही बताया, यहां भी चर्चा कर लेते हैं। ये सब समझने का पॉइंट है, यहां सवाल नहीं, यहां से एक ही सवाल पूछेगा, नवरत्न कितनी कंपनियां हैं या कौन है। अब महारत्न क्या है यही पूछता है, और कुछ विशेष पूछा नहीं जाता है। वो तभी होता है जब करंट के रूप में परिवर्तन है, कोई कंपनी आकर नवरत्न में शामिल हो गई या महारत्न, तब ये समझने वाला है। तो आपको लिखना होगा, तो लिखिएगा निजी स्वामित्व वाली कंपनी उस कंपनी को कहा जाता है जिसका मालिकाना हक, लिख लीजिएगा 50+1%, जिसका मालिकाना हक किसी खास व्यक्ति या संस्था के पास उपलब्ध हो, किसी खास व्यक्ति या संस्था के पास उपलब्ध हो, तो उसे निजी स्वामित्व वाली कंपनी कहेंगे। सार्वजनिक कंपनी, किसी कंपनी का मालिकाना हक, किसी कंपनी का मालिकाना हक यदि सरकार के पास हो, सरकार के पास हो, तो उसे हम सार्वजनिक संस्था कहते हैं। चलिए अब आते हैं, कंपनी को मुख्य रूप से दो वर्ग में बांटा गया। कंपनी और उद्योग में अंतर है दोस्त, कंपनी और उद्योग अलग अलग है। पहले कंपनी समझ लीजिए, फिर उद्योग को बताते हैं। कंपनी को दो वर्ग में विखंडित किया, पीछे ही बताएं, एक लिमिटेड कंपनी और दूसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पहला हमने बताया लिमिटेड कंपनी और दूसरा बताया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। याद रखिएगा, यहां लिमिटेड और प्राइवेट का मतलब केवल निजी से नहीं होगा, सरकारी कंपनियां भी लिमिटेड हो सकती है और सरकारी कंपनियां भी क्या हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है। अर्थात जो कंपनी को दो वर्ग में अभी हम बांटने जा रहे हैं, वह निजी स्वामित्व वाला भी हो सकता है और सार्वजनिक स्वामित्व वाला भी हो सकता है। ये नहीं कि पीछे प्राइवेट देखा तो उसका मतलब निजी स्वामित्व होता है। तो कौन कौन सा भाग बांटा, एक प्राइवेट कंपनी और दूसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसको कहेंगे प्राइवेट कंपनी दोस्त? तो प्राइवेट, पहले लिमिटेड को, लिमिट का मतलब सीमित, लिमिट का मतलब हमेशा याद रखिएगा सीमित। द कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत कम से कम 7 लोग और अधिक से अधिक 50 लोग अगर किसी कंपनी में शामिल होते हैं, अगर किसी कंपनी में शामिल होते हैं या स्थापित करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, लिमिटेड संस्था। उसको क्या कहेंगे, लिमिटेड संस्था। अर्थात वह संस्था जो है अपने पूंजी को यहां से लेकर यहीं तक बांटे, यहां से लेकर यहां तक, मतलब 7 से लेकर 50 लोगों तक। लेकिन जब कंपनी एक्ट नया, वर्तमान की कंपनी एक्ट की चर्चा करें, वर्तमान की कौन सी कंपनी एक्ट है, तो 2010
और 2013 कंपनी एक्ट की अगर हम बात करते हैं, कंपनी एक्ट की बात करते हैं, तो यह कहता है कि लिमिटेड कंपनी उस कंपनी को कहा जाता है जहां पर कम से कम 7 लोग हो और अधिक से अधिक 200 लोग हो, तो उसे हम लिमिट कहते हैं। अर्थात यहां पर लिमिट कंपनी में क्या होगा, व्यक्ति अपने जो भी पूंजी है उसे यहां से लेकर यहां तक, मतलब 7 लोग से लेकर मैक्सिमम 200 लोगों के बीच में क्या करेगा, विखंडित करेगा। प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कहता है कंपनी एक्ट चाहे 56 की बात करें, 2010 की बात करें, 2013, कम से कम 7 लोग और अधिक की कोई सीमा नहीं। वह निर्धारित कौन करेगा, तो संस्था करेगी, जो कंपनी है वो निर्धारित करेगा कि हम अपने ऑथराइज कैपिटल को कितने लोगों में बांटेंगे, वही उस कंपनी का मैक्सिमम लोग होगा। वो 200 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं, 900 भी हो सकते हैं। तो यहां पर एक सवाल मन में आया होगा कि सर 200 वहां भी बोले और 200 यहां भी बोले। हाँ, तो डिफाइन कैसे करेंगे, अंतर कैसे करेंगे प्राइवेट और प्राइवेट लिमिटेड में? तो एक चीज याद रखिएगा, जो सवाल पूछता है, सवाल अक्सर मिलेगा आपको कि कौन सी, लगता है कि लाइट कट गया है, वो आवाज कर रहे हैं। हाँ, और चेक कर लीजिए। तो हमने क्या बोला, वो बोला आपको कि 200 वाली बात। तो यहां से सवाल पूछेगा कि कौन सी ऐसी कंपनी है, संस्था है जो अपना प्रोस्पेक्टस जारी करता है, यही सवाल पूछेगा। तो कौन जारी करेगा, यहां पर सीमितता की बात है तो ये जारी नहीं करेगा, तो कौन करेगा, प्राइवेट लिमिटेड। तो नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा और यह याद रखना है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस जारी करता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस जारी करता है। हो गया? अब आते हैं, समझते हैं उद्योग को। किसको? उद्योग। उद्योग को 3 वर्ग में बांटते हैं। पहला वही सूक्ष्म लघु उद्योग, जिसको हम लोग अक्सर सुनते हैं ना, माइक्रो फाइनेंस वाली, मतलब छोटे स्तर पर। दूसरा है वो है मध्य उद्योग, और तीसरा है वो है आपका दीर्घ उद्योग। उद्योग और कंपनी में उसके इन्वेस्टमेंट के आधार पर निर्धारित करता है, उसके दायरे के आधार पर विखंडित करते हैं। ये नहीं कि अगर कोई कंपनी इसका निर्माण करे तो वो कंपनी ना करे तो वो वाली बात नहीं है। उद्योग भी इसका निर्माण कर सकता है और कंपनी भी कर सकता है। पूंजी के आधार पर हम कह सकते हैं कि वह कंपनी है या वह उद्योग है। तो उद्योग को मुख्य रूप से 3 वर्ग में बांटा गया है, सूक्ष्म लघु उद्योग, मध्य उद्योग और दीर्घ उद्योग। सूक्ष्म लघु किसको कहेंगे, तो 2 वर्ग में बांट दीजिए। वर्तमान में जो बिजनेस वाली काम किया जाता है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक जिसको हम आप कहते हैं उत्पादन वर्ग का बिजनेस, जिसको क्या कहते हैं, उत्पादन वर्ग का। उत्पादन का मतलब विनिर्माण, विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। विनिर्माण और दूसरा हो जाएगा सेवा क्षेत्र।
दूसरा सभी लोग जानते होंगे, पहला बहुत कम लोग जानते होंगे। सेवा क्षेत्र मतलब हमने आपको सेवा दिया, इसके बदले जो पैसा लेंगे। वकील ने आपको सेवा दिया, उसके बदले जो लेगा। हॉस्पिटल ने आपको सेवा दिया, उसके बदले जो लेगा। होटल ने आपको सेवा दिया, उसके बदले जो लेगा। तो वो हो गया सेवा क्षेत्र। निर्माण विनिर्माण क्या है? हमने पुनः भी कहा ना, निर्माण और विनिर्माण दोनों अंतर। निर्माण का मतलब होता है किसी चीज का नए तरीके से सृजन करना। जैसे आप देखते होंगे पेपर वगैरह में चर्चा रहती है, जैसे मान लीजिए अभी बिहार वगैरह में चुनाव है, तो आप देखिएगा क्या लिखता है कि गांधी सेतु का पुनर्निर्माण या विनिर्माण करने के लिए सरकार ने इतना करोड़ रुपया इशू किया। दूसरा वहीं उसके बगल में बिदुपुर वाला बन रही है, या मान लीजिए सरकार नया प्रोजेक्ट वहां क्या करता है, नई सड़क बनाने के लिए या निर्माण करने के लिए सरकार ने इतना करोड़ रुपया इशू किया। तो निर्माण का मतलब कोई चीज को नए तरीके से, और यहां विनिर्माण सूक्ष्म लघु वित्त क्या करता है, जैसे आप सुनते हो ना लघु कुटीर उद्योग क्या करता है, जो पुरानी परंपरा है उसको बचाकर, मतलब क्या करता है विनिर्माण में उसको बचाकर रखने के लिए, हथकरघा जिसको कहते हैं। तो उद्योग को दो वर्ग में बांटा, कौन कौन सा, विनिर्माण का क्षेत्र और सेवा का क्षेत्र। अब पैसे के आधार पर सूक्ष्म लघु, मध्य लघु और दीर्घ लघु। तो पैसे के आधार पर अगर विनिर्माण के क्षेत्र में डिसइन्वेस्टमेंट, विनिर्माण के क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर इन्वेस्ट करेगा तो वह कम से कम एक होगा, 1, तो कम से कम ₹1 और अधिक से अधिक 25 लाख तक का पूंजी, 25 लाख तक का पूंजी को अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसको किसके अंतर्गत रखेंगे, सूक्ष्म लघु के अंतर्गत। किसमें, विनिर्माण के क्षेत्र। वही अगर सेवा क्षेत्र में आ जाएगा तो 10 लाख रुपया तक, सेवा क्षेत्र में कितना, 10 लाख रुपया तक। मध्य में किसको कहेंगे, तो मध्य में विनिर्माण के क्षेत्र में 25 लाख से अधिक, 25 लाख से अधिक और 2 करोड़ तक, और 2 करोड़ तक अगर कोई क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसको क्या कहेंगे, विनिर्माण। वहीं सेवा के क्षेत्र में आइएगा तो सेवा के क्षेत्र में कितना है, सेवा के क्षेत्र में है 10 लाख से 2 करोड़, सॉरी 25 लाख से 5 करोड़ यहां हो जाएगा, सॉरी, और सेवा में चला जाएगा 10 लाख से लेकर और 2 करोड़ रुपया तक, और 2 करोड़ रुपया तक यदि कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा तो उसको किस में ले जाएगा, मध्य उद्योग में। और दीर्घ में क्या हो जाएगा, वहां पर 5 करोड़ से अधिक और यहां पर 2 करोड़ से अधिक। 5 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ से अधिक। तो यही 3 वर्ग में क्या किया गया, उद्योग को बांटा गया। अब मान लीजिए जैसे जैसे पूंजी बढ़ेगा वह कंपनी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरे रूप में यह समझ सकते हैं कि जिसका दायरा सीमित हो, लोकल, जो चर्चा आजकल बहुत है, तो उसको उद्योग कहा जाता है। दायरा विस्तृत हो तो उसको क्या कहा जाता है, कंपनी कहा जाता है। यह था इसका बेसिक। अब जो यहां से सवाल बनता है वो आता है नवरत्न कंपनी या महारत्न कंपनी। यही सवाल आपका बनता है, नवरत्न और महारत्न। समझते हैं नवरत्न और महारत्न को, और इसको समाप्त करते हैं। तो क्या है, नवरत्न, और दूसरा है महारत्न।
एक तीसरा है मिनी रत्न, लेकिन सवाल अक्सर इसी दोनों से पूछता है। नवरत्न याद होगा, शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि नई कंपनी पॉलिसी लाई गई कब? 1991। मनमोहन सिंह की सरकार वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव क्या थे? सरकार के प्रमुख या प्रधानमंत्री थे। तो जब वित्त मंत्री थे तो इन्होंने आंकलन करने का प्रयास किया कि जैसे ही निजी स्वामित्व वाली संस्था पर जोर दी गई, या जब तक एलपीजी नहीं था तब तक उसी क्षेत्र में अगर कुछ एक दो नाम थे, जैसे मान लीजिए हम लोग शुरू से ही जानते हैं टाटा और बिरला, कहावत है ना कि क्या करोगे? परे होकर टाटा और बिरला बनोगे। अब देखिएगा यह कहावत प्रचलन में, क्योंकि अब सीमित कंपनी नहीं, कंपनियों की संख्या में वृद्धि हो गई है। तो पहले सीमित क्षेत्र था, तो जो वित्त मंत्री साहब थे मनमोहन सिंह, उन्होंने आंकलन किया कि अगर उसी क्षेत्र में कोई प्राइवेट कंपनी है, निजी स्वामित्व वाली कंपनी, और उसी क्षेत्र में सरकारी कंपनी है, दोनों को लगभग समान सुविधा दी जाती है, तो ये क्यों ग्रोथ कर रहा है और ये क्यों डाउन में जा रहा है? क्योंकि हम लोग सरकारी काम में यही जानते हैं कि काम आज के जगह कल पर भी टाला जा सकता है, पर प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, जो कंपनी लॉस में नहीं गया हुआ था, कर रहा था काम, प्रॉफिट था, लेकिन जितनी आवश्यकता थी उतनी नहीं आ रही थी, तो इन्होंने एक खाका तैयार किया। खाका मतलब ब्लूप्रिंट तैयार किया। उसमें कहा कि हम 100 मार्क्स का कंपनी को जज करेंगे, 100 मार्क्स कंपनी को जज करेंगे, मतलब यह जानने के लिए कि अगर 3 वर्ष से वो प्रॉफिट में है कि नहीं है, लगातार 3 वर्ष, उसका कैपिटल कहाँ कहाँ इन्वेस्ट है। तो इस तरह से वह उस समय संस्था ने क्या किया, 100 मार्क्स की एक ब्लूप्रिंट या खाका तैयार किया, और उसके आवश्यकता के अनुसार अदर कंपनी को जो है मार्क्स मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो इस आधार पर उस समय देखा गया, उसकी जो सीमा थी 100 में, वो 60 थी, मतलब 60 अंक जो कंपनी प्राप्त करेगा उसे विशेष, अन्य कंपनी की अपेक्षा विशेषाधिकार दिया जाएगा। तो जो खाका में 60 मार्क्स वाली बात थी, वह उस समय केवल 9 कंपनी ही प्राप्त कर सका, इसीलिए नाम पड़ा क्या? नवरत्न कंपनी। जबकि अभी वर्तमान में देखिए उसकी संख्या क्या है? अधिक। तो नवरत्न कंपनी समझ गए। अब जो पूछता है सवाल उसको लिखिए। वर्तमान में नवरत्न कंपनी की संख्या, वर्तमान में नवरत्न कंपनी की संख्या निम्नलिखित है। वर्तमान में नवरत्न कंपनी की संख्या निम्नलिखित है। चलिए लिखाते हैं हम आपको नवरत्न कंपनी। अनुज